गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। मुझे पता है कि मैंने इतने दिनों बाद कोई वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा बिजी थी अपने पर्सनल कामों में। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारा क्या है, बॉन्डिंग का टॉपिक। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़े थे वो पीरियोडिक टेबल के बारे में थे। पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन था और दो जो वीडियोस थी वो पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग का टॉपिक। ओके, बॉन्डिंग क्या होती है? आपने देखा होगा, केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें बहुत सारे बॉन्ड्स बने होते हैं। ठीक है, तो वो बॉन्डिंग क्या होती है? कोई भी कनेक्शन किसी भी चीज़ के बीच, ठीक है, कनेक्शन कह सकते हैं उसको, ठीक है, या कोई एग्रीमेंट कह सकते हैं। सही, कि यानी दो जो एटम्स हैं उन्होंने बीच अपने आपस में ना कोई एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है, या कोई कमिटमेंट हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग बेसिकली होती है एग्रीमेंट या कमिटमेंट, कि जो दो एटम्स ने आपस में की हुई है या दो लोगों ने आपस में की हुई है। ठीक है, ये बॉन्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास होती है when two atoms or molecules make a bond by a chemical reaction then it is called chemical bonding। अगर दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे HH बॉन्ड है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास NaCl बॉन्ड है, ठीक है, Na और Cl के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। या वाटर के बीच में बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपने बहुत सारे देखे होंगे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स अपनी केमिस्ट्री में। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये बनता कैसे है। ठीक है, यानी बॉन्ड की जो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह है वो क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है हमारे पास। ठीक है, यानी इसकी क्या वजह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है। हमने बहुत सारे बॉन्ड्स देखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बॉन्ड बनता कैसे है और बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक है, तो अब हम मैं आपको एक ग्राफ बना के समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ना दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, उन्होंने बॉन्ड बनाना है, ठीक, लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ अटैच है, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन के साथ अटैच है, एक जो है वो खाली अकेला है, उसके पास कोई और दूसरा एटम नहीं है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ के ना इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जो ये दोनों हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगी। ठीक है, जब भी किसी दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करती हैं ना, तो जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम हम किसे कह रहे हैं, ये जो दो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा एक क्या है, सिस्टम, जिसके ऊपर हम फोकस अभी हमने किया हुआ है ना, वो हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो हमारे पास जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। ठीक है,
यानी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गए, रिपल्सिव फोर्सेस। तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या है, बहुत ज्यादा। अब इधर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, तो अब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो दोनों आपस में हाइड्रोजन दूर दूर हो रहे हैं, तो यहाँ सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो ना, जब सिस्टम हमारे पास एट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो यानी दो एटम्स जो है वो करीब आ रहे हैं, सिस्टम जो है उसने क्या किया, उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर दी ताकि जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है वो ना बने, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस अगर ज़्यादा हो गई, यानी जो हमारे पास दूर हो गए ना एटम्स, तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी सिस्टम की ज़्यादा हो गई कि हमारे पास जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन इधर नहीं हो रही। तो अब जो एनर्जीज हैं वो क्यों कम और ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है कि अब एक हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मैं इधर बना देती हूँ, एक हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास ना ये इस साइड पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और ये जो ये वाली जगह है ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो चीज है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बता रही है हमें, ठीक है। अब हमारे पास ना एक चीज होती है, ये जो ग्राफ है ना ये इस तरह है, ये इस तरह कर्व में है, यूं, सही। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ। अब ये जो हमारा ग्राफ है, इधर हमारे पास क्या हो रहा है, अब ये जो दो हाइड्रोजन है, मैं सिर्फ हाइड्रोजन बना रही हूँ, फ्लोरीन नहीं बना रही, ठीक है, या फ्लोरीन भी बना देती हूँ साथ, ये हमारे पास ना फ्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो हैं ये आपस में क्या आ रहे हैं, बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, तो हमारे पास अब क्या हो रहा है, इधर एट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो रही है, ज्यादा, एट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो रही है यानी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस तरह डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस वाली डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो इधर अगर हम ऑपोजिट देखें तो इधर से क्या हो रही है, नीचे आ रही है, डिक्रीज हो रही है, ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास एट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब एट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे जैसे नीचे डिक्रीज ज्यादा होते जाएंगे मजीद, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती जाएगी। तो इस तरह ऐसे ही होगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये मजीद करीब आ गए हैं, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर हाइड्रोजन मजीद क्या हो गए, यानी इनमें क्या हो गया, एट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा हो गए। इस वाले पॉइंट पे जो दोनों है वो बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। अब क्या होगा, अब हमारे पास जैसे जैसे एट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती जा रही हैं, मैं एरोस से शो कर रही हूँ कि इधर इतनी ज्यादा, अब एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है। देखो ना, पहले एक एरो, दो एरो, तीन एरो, ये इंटेंसिटी बता रहा है कि एट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करती जा रही है टाइम बाय टाइम। तो एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास कि जब एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो क्या हो जाएंगी, इतनी इंक्रीज कर जाएंगी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगी इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ आ जाएगा इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास एट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर गई और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, ठीक है,
तो एक स्टेट ऐसे आएगी, क्योंकि मैंने ये भी बताया था अभी जब मैं ये एग्जांपल समझा रही थी कि हमारे पास जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस भी साथ ही क्या करती हैं, साथ ही जोर लगाती हैं अपना कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको क्या करें, कॉन्ट्रास्ट में लेके आए। क्योंकि जब एक फोर्स होती है उसके साथ दूसरी फोर्स भी होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो काउंटर एक्ट फोर्स होती है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को काउंटर एक्ट करने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। तो इधर क्या होगा, हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी सिस्टम की। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहे थे, तो हाइड्रोजन की जो हमारे पास अब इधर क्या होगा, अब ये जो अट्रैक्शन मैंने दिखाई है इधर, ये अट्रैक्शन हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब इधर जो अट्रैक्शन है ना दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन है दोनों, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 75.4 मीटर। अब ये जो जगह है ना इधर हाइड्रोजन्स के बीच में 75.4 मीटर का डिस्टेंस आ गया है। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पे ना इनमें ये 75.4 मीटर का आ जाएगा डिस्टेंस, जो उनका मिनिमम डिस्टेंस है जब दो हाइड्रोजन्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन्स ने बॉन्ड बना लिया। इधर साथ ही जब डिस्टेंस हमारे पास इतना मिनिमम यानी आइडियल जो डिस्टेंस होता है ना जहाँ हाइड्रोजन्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो 75.4 मीटर का होता है। जब ये डिस्टेंस आ जाता है तो बॉन्ड बन जाता है। तो इधर क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो 436 किलो जूल पर मोल होगी। ये एनर्जी रिलीज कर गई। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास ये फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो इससे टूट गया है। फ्लोरीन का बॉन्ड हाइड्रोजन से टूट गया। एक बॉन्ड टूटेगा तो ही दूसरा बन सकता है। ठीक है, ये तो आपको असूल पता है ना, लॉ नेचर का भी यही लॉ है कि एक बॉन्ड टूटता है तो दूसरा बनता है। उसी तरह फ्लोरीन के बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो 436 किलो जूल पर मोल की जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई जब फ्लोरीन निकला हाइड्रोजन के बॉन्ड में से, और हाइड्रोजन ने जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो यही एनर्जी उधर एब्जॉर्ब हो गई और उन दोनों का बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट अब इधर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी दोबारा इंक्रीज कर रही है। वो क्यों कर रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जब बॉन्ड तो बन गया दोनों में, अब हाइड्रोजन जो है वो इधर बॉन्ड बना चुके हैं दोनों, लेकिन उनके न्यूक्लियाई आपस में अभी भी रिपल्सिव फोर्सेस उनमें बाकी हैं। तो इधर रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की अगेन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेकिन बॉन्ड उनका ब्रेक नहीं होगा, वो यानी अभी वो इनस्टेबल है ना, जब नया नया बॉन्ड बनता है तो वो इंस्टेबिलिटी होती है बॉन्ड में। फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है एनर्जी कम होती है सिस्टम की, बैलेंस हो जाती है, तब क्या हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूरा सिस्टम कि बॉन्ड बनता कैसे है। बॉन्ड उस वक्त बनता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जब एक बॉन्ड टूटता है दूसरा बॉन्ड बनता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। इस स्टेट पे आके, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है ना वो हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ओके अब हमारे पास ना टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ जाते हैं। बॉन्ड हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, अगर हमारे पास कोई से दो एटम्स हैं, ठीक है, एक एटम ने क्या किया है,
अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट किए हैं, ठीक है। और दूसरा जो एटम है उसने वही इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तो वो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। When one atom donates an electron pair to other atom which accepts it, then the bond is called ionic bond, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक एटम ने डोनेट किया और दूसरे एटम ने वही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, यानी इधर जो है हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, दूसरा क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, NaCl, सोडियम जो है उसके पास ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, उसका ऑक्टेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं अगर इलेक्ट्रॉन कहूँ तो उसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, वो डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। और एक क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तब उसके पास क्या बन, अपना ऑक्टेट जो है वो उसका कंप्लीट होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें आयंस बन रहे हो, यानी दो आयंस ने आपस में बॉन्ड बना लिया, उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, एक ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारे पास क्या बन गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। या इलेक्ट्रॉन पेयर ना कहो, इलेक्ट्रॉन कह लो, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो गया हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये आयोनिक बॉन्ड है। सेकंड हमारे पास जो आ जाता है वो है कोविलेंट बॉन्ड। अच्छा, इधर आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बोथ एटम्स। जब एक बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से, कि अगर एक एटम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो दूसरा भी एटम क्या करेगा, दो ही इलेक्ट्रॉन देगा, तभी बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, इसको हम इस तरह शो करते हैं क्रॉस डॉट पैटर्न से, कि हमारे पास ना हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, H2 बन गया, यानी कि हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। इसे क्या कहते हैं, कोविलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। दोनों एटम्स का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस बॉन्ड को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोविलेंट बॉन्ड की टाइप्स। कोविलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है। कोविलेंट बॉन्ड की फर्स्ट जो टाइप है वो है नॉन पोलर कोविलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोविलेंट बॉन्ड, अच्छा, नॉन पोलर कोविलेंट बॉन्ड का मतलब है कि हमारे पास जो शेयर्ड पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, इक्वली शेयर्ड है, इक्वली शेयर्ड है, ठीक है। इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसमें, मैं इस तरह लिख देती हूँ, इसमें इक्वली शेयर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है।
जैसे अभी मैंने ना हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी। हाइड्रोजन में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया तो दूसरे ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इक्वल शेयरिंग है। उसी तरह Cl2 में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ने दिया और दूसरे ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, तो बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकंड हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कि हमारे पास ना अगर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी अनइक्वल शेयरिंग है कि यानी बराबर की नहीं है शेयरिंग, इसमें अनइक्वल शेयरिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल HF, जो HF होता है ना उसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो क्या कर रहा होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो ये क्या है, अनइक्वल शेयरिंग। ठीक है, तो ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं ना जिनमें अनइक्वल शेयरिंग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास वो वाला बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम ने ना सारे इलेक्ट्रॉन उठा के ना दूसरे को दे दिए, यानी अपने पास उसने कुछ नहीं रखा और दूसरे से भी उसने कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जिसमें क्या है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड when one atom donates the electron pair and the other accepts that electron pair। ठीक है, अच्छा आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मैं डिफरेंस भी बता दूंगी, आपको ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे कि वो भी ऐसा था ये भी ऐसा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बॉन्ड, एक यानी एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट करके बैठ गया, यानी उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया बॉन्डिंग में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ना NH3 और BF3 की एग्जांपल है। हमारे पास हमें पता है जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो वो इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है BF3 को, उसने क्या किया, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया डोनर और ये बन गया एक्सेप्टर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये इस तरह इनकी बॉन्डिंग होगी। जब भी हमारे पास ना बॉन्ड, यानी अगर एक बॉन्ड हमें दिखाया गया है और उसमें इस एरो का साइन होता है ना, तो उसका क्या मतलब होता है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी एक एटम ने क्या किया हुआ है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या हुआ दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है। ठीक है, और दोनों ने इस तरह बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स, डोनर एक्सेप्टर कम्प्लेक्स कहते हैं। और ऐसा अगर स्ट्रक्चर हो तो उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये जो साइन होता है ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का साइन होता है। ठीक है, ये बता रहा होता है कि ये एक्सेप्टर है, इसकी इस एक्सेप्टर टू डोनर, डोनर टू एक्सेप्टर जो है वो एरो शो होता है, यानी डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो बॉन्ड है उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा मैं कह रही थी कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। आयोनिक बॉन्ड जो होता है ना,
आपने ये देखा था कि एक जो एटम है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, यानी उससे दूसरे ने इलेक्ट्रॉन छीना नहीं है, वो अपनी मर्जी से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन अपनी पूरी कर सके, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो केटाइन बन जाता है, पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो बन सकता है केटाइन। इधर तो जो नाइट्रोजन था वो लोन पेयर था उसके पास, यानी उसके बॉन्ड पूरे थे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसे जरूरत नहीं थी बॉन्ड बनाने की, लेकिन उसने फिर भी क्या दिया, बोरॉन जो था उसको अपना लोन पेयर भी दे दिया, यानी उसके पास जो लोन पेयर था वो एक्स्ट्रा था कि वो अपना जो लोन पेयर है वो इस्तेमाल कहीं भी कर सकता था, लेकिन उसने अब उसके 3 बॉन्ड पूरे थे नाइट्रोजन के, उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ जो नाइट्रोजन है ना, सोडियम है ना हमारा, इसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसको दिया, क्लोरीन को दिया। और यहाँ क्लोरीन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, तो इसने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया और वो नेगेटिव आयन बन गया, जिसे एनाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये पोलर बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि उसमें पोल्स बन जाते हैं, ये पॉजिटिव पोल बन गया, ये नेगेटिव पोल बन गया, ठीक है। इसलिए हम इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं कि इसमें आयन्स बन रहे हैं। इधर कौन सा आयन बन रहा है, इधर कोई आयन नहीं बन रहा, इधर लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में यही फर्क है कि आयोनिक बॉन्ड में आयन्स बनते हैं, ठीक है, आप इस डिफरेंस से समझ सकते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, आयन नहीं बनते। इधर जो है बॉन्ड्स पूरे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, डोनर एक्सेप्टर वाला जो चक्कर है वो चल रहा है, तो इधर इसलिए इसे इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हुई हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई हुई है। कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन से बन रहा है, यानी जबरदस्ती की हुई है, इधर इधर मर्जी से बन रहा है, इधर आयंस बन सकते थे तो बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। जो लास्ट हमारे पास आ जाती है ना बॉन्डिंग की टाइप जो है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ जो है हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है, जब भी हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना ले, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये मतलब है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। व्हेन अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, वो H+ बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बॉन्ड्स विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि वो अपने से वो खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन वो बॉन्ड किसके साथ बना ले, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पीटीसी, ठीक है। ये वाले जो एटम्स हैं, इनके साथ अगर बॉन्ड बना ले हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो बेसिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है वो है वाटर। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइड्रोजन ने दूसरे ऑक्सीजन के ये ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर इस हाइड्रोजन ने क्या किया, दूसरा ये मॉलिक्यूल पकड़ा वाटर का, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। फिर इसने क्या किया, इसने भी क्या पकड़ा, दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ा, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये जो चीज चल रही है, इसने भी क्या किया, इसने भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लिया। तो वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये किस चीज को शो करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती है, ठीक है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, टाइप्स थी। अच्छा, मैं इसकी और एग्जांपल भी देती हूँ। हमारे पास जो अमोनिया होता है ना, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जो हमारे पास HF होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि बॉन्डिंग होती क्या है, बॉन्डिंग होती कैसे है, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन से हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे पास जो नॉन सब्सक्राइबर रेशो है वो बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सब्सक्राइबर रेशो ज़्यादा होनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि आपको भी पता है कि केमिस्ट्री की कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे